मज़ा तो आता ही है जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए लेह लद्दाख से लेकर हिमाचल की वादियों तक की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन ठीक ठीक एहसास नहीं हो पाता कि तस्वीर में दिख रही जगहों पर खड़े होने पर कैसा लगता होगा। आजमगढ़ वाले राहुल संकृत्यायन ने इसी बात को साहित्यिक कलेवर देते हुए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में लिखा था, मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनके गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। सांकृत्यायन के एक हमनाम हैं जिन्हें शायद लगा कि भाई सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे का ठीक ठीक सियासी रसास्वादन नहीं किया जा सकता। संभवतः इसीलिए 2-4 जोड़ी जूता और सफेद वाली टी शर्ट पैक करके चल दिए बिहार, निकाल दी वोटर अधिकार यात्रा, साथ में हो लिए कुछ और राही जो उनके ही पॉलिटिकल संगलोरवा हैं, मसलन तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी। यात्रा जारी है। अंतिम पड़ाव भले ही पटना का गांधी मैदान है जहां 1 सितंबर को महागठबंधन की रैली होगी, लेकिन असल मायने में लक्ष्य है पटना का एक एड्रेस, एक अणे मार्ग, जहां कभी तेजस्वी यादव के पिता की धाक थी। यह बिहार के मुखिया के आधिकारिक आवास का पता है, लेकिन मसला है कि जिस खुली जीप में सवार होकर राहुल तेजस्वी घूम रहे हैं वो एक अणे मार्ग पहुंच गई अगर, तो नेम प्लेट पर नाम किसका चढ़ेगा? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नेम प्लेट उन्हीं के नाम का होगा, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं, खुलकर बता नहीं रहे आखिर ये गुत्थी है क्या। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। आप बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा खास शो इलेक्शन वॉच देख रहे हैं। इस एपिसोड में बात राहुल गांधी की होगी कि उनकी यात्राओं से जो खैंचा भर रील रोज कट रहे हैं उनका जमीन पर कितना असर होगा, उनके वीडियोस पर जो लाखों व्यूज आ रहे हैं उनमें से कितने वोट की शक्ल ले पाएंगे, और एक यक्ष प्रश्न, क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में महागठबंधन के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाएगी? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई। अलग अलग जिलों से होते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। 1 सितंबर को पहुंचेगी पटना। गांधी मैदान में इस यात्रा की समापन रैली होगी। पूरा महागठबंधन जुटेगा। लेकिन ये यात्रा हो क्यों रही है? दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट को पवित्र किया जा रहा है। दावा है कि लाखों की संख्या में लोगों के नाम अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। इनमें वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बांग्लादेश और नेपाल से आकर बिहार में बस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए शब्द दिया गया है घुसपैठिया। 65 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काटे हैं SIR की प्रक्रिया के तहत। कांग्रेस और महागठबंधन की तमाम पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग SIR करा रहा है। इसी एजेंडे के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकली है। यात्रा के दौरान हुमचा भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस RJD समर्थकों का रेला लगा हुआ है। अलग अलग ठीहे पर यात्रा रुकती है तो नेता भाषण भी देते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने भाषणों में सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाना बना रहे हैं। इन भाषणों में कई बार महागठबंधन की रणनीति भी झलकती है। मिसाल के लिए तेजस्वी यादव ने जो कहा वो सुन लीजिए। इस बार बिहार में NDA को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चेहरा देखकर वोट दीजिए, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, कांग्रेस ये स्पष्ट क्यों नहीं करती, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो
बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चूंकि तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान ही खुलकर कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, इसीलिए राहुल से ये सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब ना देकर बात को गोल गोल घुमा दिया। सवाल उठा कि एक तरफ तेजस्वी राहुल को पीएम बनाने को आतुर हैं, लेकिन राहुल सीएम बनाने पर बोल तक नहीं रहे, जबकि बिहार में कांग्रेस कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तय कर सके कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं। वो खुद आरजेडी का पूंछिटा पकड़कर आगे जाने की जुगत में है। पत्रकार शकील अख्तर ने एक्स पर लिखा है कि तेजस्वी का नाम अभी मुख्यमंत्री पद के लिए लेकर कांग्रेस और महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा। जो तेजस्वी के समर्थक हैं वह सब कुछ जानते हैं, मगर जो तेजस्वी के विरोधी हैं या बॉर्डर लाइन वाले, उनको प्रोवोक करने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। राहुल ये घाघ राजनीति सीख गए हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले कई पत्रकार यही मानते हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और कुछ अगड़ी जातियां जो आरजेडी को वोट नहीं करती लेकिन कांग्रेस को कर सकती हैं, वो तेजस्वी के नाम पर बिदक सकती हैं। ऐसे में ये रणनीति का ही हिस्सा है कि तेजस्वी अपने इंटरव्यूज में कहते रहें कि वही बनेंगे मुखिया, लेकिन कांग्रेस इस बात को रिपीट नहीं करेगी। बिहार में जातियों की आबादी का गणित देखेंगे तो ये बात कुछ और साफ होगी। 2023 में बिहार में जाति सर्वे हुआ था, जिसके आंकड़े बताते हैं कि सूबे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 36.01% है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12% है, जिसमें 14.26% यादव हैं, यानी गैर यादव ओबीसी आबादी करीब 13% है। सवर्ण है 15.52%, एससी एसटी का हिस्सा लगभग 21% है। तो इन आंकड़ों के तहत ये रणनीति ठीक लगती है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो आरजेडी के जंगल राज वाली छवि से खुद को किनारा किए रहता है, उसे कांग्रेस के जरिए महागठबंधन से जोड़ा जाए। लेकिन साहब बात यह है कि राधा तब नाचेंगी जब 9 मन तेल होगा। माने सीएम बनने के लिए जरूरी है कपार पर आ चढ़े विधानसभा चुनाव में जीत। आप लोग तो सब जनबे न करते हैं। तो असल सवाल यह है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस और महागठबंधन के लिए जीत की चाबी है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस यात्रा में यह बात बताई जा रही है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो क्या होगा, जब संवैधानिक अधिकार आपके खत्म होंगे तो क्या होंगे, आपका राशन बंद हो जाएगा, आपकी जमीनें छीन ली जा सकती है। मतलब जो रिपरकशन होता है, अगर कोई कहीं का वोटर नहीं है, कहीं का नागरिक नहीं है, इस बार का तो जो वोटर लिस्ट है वह यह प्रूफ करने के लिए है कि वह नागरिक है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं होता है तो उस पर क्या क्या परेशानियां उसको झेलना पड़ सकता है। अगर आप पाकिस्तान चले जाए और आप वहां के नागरिक हैं नहीं हैं तो क्या समस्या आ सकती है। आप अमेरिका में हैं, अभी आपने देखा कि लोगों को हथकड़ी लगा करके भेज दी गई इंडिया। इसी तरीके से आसाम में एनआरसी चल रहा है, बहुत सारे लोगों को जो है डिटेन कर लिया गया। ये जो बात है अधिकार की, और ये बताया जा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपके कितने अधिकार खत्म हो जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये वोट की चोरी हो जाएगी और अगर चोरी होती रही तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल महागठबंधन एक विकल्प है, वो इसलिए कि अगर हम लास्ट चुनाव को देखते हैं 2020 वाले, तो हम लोगों ने देखा कि शायद महागठबंधन 8 सीट से पीछे रह गया था, है ना। और कई सीटें, लगभग 50 सीट ये लोग 8, 10 वोट, 15 वोट, 50 वोट, 1000 वोट, 1500 वोट से ऐसे ही हारा था। तो ये तो अपने बिल्कुल लक्ष्य से बहुत थोड़ा पीछे रहे थे। पूरा सोशल मीडिया राहुल गांधी की यात्रा के वीडियो से पटा पड़ा है। कभी उनकी बुलेट चलाते रील चलती है तो कभी उसी यात्रा के दौरान एक युवक के द्वारा गले लिपटने की हुज्जत करने वाला वीडियो। वैसे उस लड़के को सुरक्षा कर्मियों ने झपड़िया भी दिया था, लेकिन वो वीडियो भी खूब चला। सोशल मीडिया पर किसी ने इसे सुरक्षा में चूक बताया तो किसी ने लिखा कि नेताओं को थप्पड़ पड़ने के युग में राहुल गांधी को पूर्णिया में चुम्मा मिला है। सोशल मीडिया पर दिख रहा है ये माहौल नया नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के खूब रील्स कटे, बारिश में भाषण देते हुए की तस्वीरें चली और उन्हें जननायक तक कहा गया। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर दिख रहा ये माहौल वोट में भी तब्दील होगा? तो अब सवाल कि यात्रा में भीड़ जुट रही है तो क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, यानी क्या इससे बीजेपी और जेडीयू परेशान है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि किसी की भी रैली में कोई भी जा सकता है, किसी के भी रोड शो में कोई भी शामिल हो सकता है।
हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि रैलियों में तो आते हैं लेकिन वो समर्थक वो किन्हीं और के होते हैं। ये 2014 और उसके बाद के कुछ सालों तक जो हुआ उसी का रिपीटिशन है। 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 का हो, दोनों ही मौकों पर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ही रील्स और वीडियोस चलते थे। डिजिटल प्रचार का वो एक नया बूम था जिसे लोगों ने देखा था। 2024 का लोकसभा चुनाव जब आया तो मीडिया में इसे लेकर रिपोर्ट्स तक छपे कि यूट्यूब से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कौन ज्यादा फेमस है या किसको देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। लेकिन चुनाव के नतीजे जब आए तो सरकार एनडीए की ही बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी, 99 तक पहुंची, बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीते चुनावों में बीजेपी की सफलता केवल सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं मिली। उसके जरिए परसेप्शन और नैरेटिव में एज जरूर मिला होगा, लेकिन चुनावी जीत में पार्टी संगठन और ग्राउंड वर्क की भूमिका ज्यादा होती है। ग्राउंड वर्क तो कांग्रेस करती दिख रही है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन जीरो है। जिसका असर क्या हो सकता है उसे दूसरे राज्यों के उदाहरण से समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इस फहरिस्त में शामिल हैं। तीनों ही राज्य कांग्रेस ने गंवाए एक एक करके। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की लड़ाई ले डूबी पार्टी को। राजस्थान में सरकार थी लेकिन हार गए, जिसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीजफायर हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कॉन्फिडेंस के उस लेवल पे पहुंच गए जिसके बाद गिरना ही बच जाता है। कर्नाटक में पार्टी जीती तो सही, लेकिन वहां भी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने सिर लड़ा लिए। वो तो गांधी परिवार ने कॉर्पोरेट कंपनी की तरह जब डीके से कहा कि लॉयल रहोगे ना तो उसकी वैल्यू होगी, तो वो शांत हुए। लेकिन कब तक लॉयल्टी दूसरे कंपनियों के ऑफर पर भारी पड़ेगी इसका ठिकाना नहीं है कोई। घोर राजनीतिक जंग के बीच राहुल गांधी सामाजिक न्याय और क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। बीजेपी का नाम लेने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को घेरते हैं। बार बार मिल रही चुनावी हार के बावजूद टिके हुए हैं। कई दफा कह चुके हैं कि लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि नफरत को खत्म करना है। ये सब कहते हुए वो अपने नाम में लगे गांधी को आगे रखते हैं। लेकिन कांग्रेस गांधी नाम वाली इंदिरा के रूप में राहुल को देखना चाहती है। वो दिखते भी हैं जब मंच से तीनों चुनाव आयुक्तों को धमकाते हैं कि सरकार बनने पर इनका हिसाब होगा। लेकिन इन अंतर विरोधों से क्या वो बिहार कांग्रेस में ऐसी जान फूंक देंगे कि लोग जियो शेर कह दें? बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि राहुल कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी वजह से असहज ना हो और गठबंधन में असहजता न आ जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त देखने को मिला था। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस से सीटें मांग रहे थे, जिस पर कमलनाथ ने कह दिया था कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, हम लोग यहाँ सरकार बना लेंगे। पलटकर अखिलेश ने भी उन्हें कमल का नाथ कह दिया था। लेकिन इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यूपी में अखिलेश की ही पीडीए वाली रणनीति पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा था कि गठबंधन को 43 सीटें मिली और एनडीए के खाते में सिर्फ 36 सीटें आईं। तो ये एक सबक भी हो सकता है कांग्रेस के लिए कि जिन राज्यों में वो कमजोर है वहां क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ रिश्ते खराब न करें। यही बात बिहार में भी लागू होती है। राहुल गांधी की यात्रा और उनकी सियासी लड़ाई बिहार में क्या रंग लाएगी ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, फिर इस पर बात होगी ही। लेकिन फिलहाल बिहार के लोगों का कहना है कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी लगी है परसों को लेकर। कल कौन सत्यानशी होगा हमें नहीं पता, लेकिन सिस्टम जैसे खराब हो रहा है, परसों क्या होगा उसकी चिंता खूब है। देखिए, उच्चारण मेरा ठीक है, मैं सत्यानशी ही कह रहा हूँ। भाई साहब, क्या है कि बिहार में सत्तानशी और सत्यानाशी में लोगों ने ज़्यादा फर्क देखा नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ये एपिसोड कैमरे पर रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।